नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में हम एमपीटीट बायोलॉजी क्लास की बात करेंगे। पार्ट नंबर ये 4 रहेगा बाई जायसवाल सर। इसके पहले जो है 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन करते हैं, विद डिटेल के साथ जानते हैं। बाकी इसके जो 2 पार्ट हैं आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दिया गया है, तो प्रत्येक पार्ट आप लोग दे सकते हैं। प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जरूर जुड़ जाइएगा। हम बात करेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जो पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था कि त्वचा में उपस्थित जो ऊतक होता है क्या वो कहलाता है। स्तरित सल्की उपकला होता है, पक्षमाभि उपकला होता है, सल्की उपकला होता है या स्तरित घनाकार उपकला होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि त्वचा में जो उपस्थित ऊतक होता है वह आपका स्तरित सल्की उपकला होता है। यह एक आधारी कला पर चपटी बहुभुजी कोशिकाओं की एक से अधिक परतें व्यवस्थित होती हैं। यह त्वचा का एक अभिलक्षण है। यह जीव तथा ग्रास नली के आस्तरण में भी उपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी उत्पाद सबसे कम विषालु होती है। जी हाँ, ऐसा उत्सर्जी उत्पाद बताइए जो सबसे कम आपके विषालु होती हो। अमोनिया, एमिनो अम्ल, यूरिया या यूरिक अम्ल की बात करेंगे। तो जो उत्सर्जी उत्पाद सबसे कम विषालु होता है वह हमारा कहलाता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल निम्न अविशाल होता है, टॉक्सिक की बात करेंगे। यह यूरिया तथा अमोनिया के मुकाबले 1000 गुना कम घुलनशील होता है। यूरिक अम्ल सबसे कम विषाक्त उत्सर्जक उत्पाद है। यूरिक अम्ल एक जो है आपका उत्सर्जी उत्पाद है जिसमें कम से कम जल की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम यूरिक अम्ल के लिए 10 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बोमेन संपुट पाया जाता है, आपके ब्रक वल्कुट में पाया जाता है। रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे, ब्रक मध्यांश की बात करेंगे, ब्रक संपुट की बात करेंगे, ब्रक संपट की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। जी हाँ, देखिए बोमेन संपुट जो पाया जाता है दोस्तों वह किस में पाया जाता है, वह आपके ब्रक वल्कुट पे पाया जाता है। ब्रक जो वल्कुट होता है, रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, यह बाह्य भाग है जो कोशिका गुच्छ, बोमेन संपुट, समीपस्थ तथा दूरस्थ संवलित नलिकाओं की उपस्थिति के कारण है। गहरे रंग तथा कणिकामय प्रकृति का होना। हम बात करेंगे बोमेन संपुट, ब्रक वल्कुट की बात करें। लीची जो होता है इसके खाने का योग्य जो भाग होता है वह सेमिला है, एरिल है, फल भित्ति है या वृंत है। सभी बताइए। तो लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वह आपका होता है एरिल। एरिल रज्जुप बीज का आसक्त बिंदु से निकला एक विशिष्ट उद्वर्ध या नाभिका जो बीज को घेरे रहता है। यह एक फलनुमा रचना बनाता है जिसे आभासी फल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आभासी फल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने के लिए प्रयोग होता है? C2H2, C2H4, C2H6, C2H8। कौन सा फलों को पकाने के लिए प्रयोग होता है? सभी लोग बताइए। फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग होता है वह आपका C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। तो C2H4 जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। एथिलीन की बात करेंगे। C2H4 मतलब एथिलीन। ये फलों के परिपक्वन तथा पुष्पीय जीर्णता को तीव्र करके फलों की औसत आयु, सेल्फ लाइफ को कम कर देती है। टमाटर, केला, सेब ये एथिलीन की उपस्थिति में शीघ्रता से पक जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटी कपाल तंत्रिका है? जी हाँ, सबसे छोटी कपाल तंत्रिका एब्डुलेंस, ऑप्टिक, ट्रैक्लियर, आपका फेशियल। तो सबसे छोटी जो कपाल तंत्रिका कहलाती है वह कहलाती है आपके ट्रोक्लियर। अंतःप्रदपी जलिका एक यूकैरियोटिक कोशिकांग है जो कोशिका के भीतर नलिकाओं, थैलियों तथा स्टर्नी से अंतर संबंधित जाल का निर्माण करता है। तो हम बात करेंगे ट्रोक्लियर की बात करेंगे। इनके में से कौन सा बॉगमॉस कहलाता है? पॉलीट्राइकम, फ्यूरेनिया, स्फेगनम या रिक्सिया की बात करेंगे। तो इनमें से जो बॉगमॉस कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? तो वह हमारा कहलाता है स्फेगनम। जी हाँ, दलदली मांस या बॉगमास या स्फेगन पीट युक्त भूमि पर यह पाया जाता है। दलदलों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पादप है आपका यह अपने शुष्क भार से लगभग 20 गुना, यह अपने शुष्क भार से लगभग जो है 20 गुना जल अवशोषित कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदु स्त्रवण एक प्रक्रिया है। ग्रेटेशन की बात करेंगे, ये किसकी एक प्रक्रिया कहलाती है? स्टोमेटा द्वारा पौधे से जल की हानि होती है। हाइडेथोर्स द्वारा पौधे से जल की हानि होती है। वातरंधों द्वारा पौधे से जल की हानि होती है, या घाव द्वारा पौधों को जल से हानि होती है। तो किसके द्वारा पौधों से जो है जल की हानि होती है, जो इसे हम बिंदु स्त्रवण की एक प्रक्रिया मानते हैं? तो वह हमारा कहलाता है हाइडेथोर्स द्वारा पौधों में जल की हानि। उच्च मूल दाब तथा निम्न वाष्पोत्सर्जन की दशाओं में साकी पादपों की पत्तियों के किनारों में अतिरिक्त जल का तरल बूंदों के रूप में हास बिंदु स्त्रवण कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज किसने थी? हैक्सले, ह्यूगो डी व्रीज ने, कॉरेंस ने या एल्डर ने की थी? जी हाँ दोस्तों, मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज किसने की थी? सभी लोग बताइए। राइट ऑप्शन यहाँ पे कॉरेंस की बात करेंगे। जी हाँ, कार्ल एरिक कॉरेंस। 10 सितंबर 1864। फरवरी की बात करेंगे 14 1933 एक जर्मन वनस्पति शास्त्री तथा आनुवंशिक विज्ञानी थे जिन्हें वंशागत के नियमों की स्वतंत्र खोज तथा इस विषय पर पहले किए गए ग्रेगर मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के लिए जाना जाता है। तो मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज कॉरेंस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, रुच अंतःप्रदपी जलिका तथा चिकनी में अंतर यह है कि रुच अंतःप्रदपी जो जलिका है पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, प्रोटीन्स का परिवहन नहीं करती, प्रोटीन्स का परिवहन करती है। तो रुच अंतःप्रदपी जलिका तथा चिकनी में जो अंतर होता है कि रुच अंतःप्रदपी जो जलिका होती है वह आपके जलिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक शिरोपर है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, कंपोजिटी कुल से संबंधित जो फल होता है वह पुंज फल है, सिप्सेला है, ऑस्टिल फल है या पोम है? सभी कमेंट कीजिए। तो कंपोजिटी कुल से संबंधित जो फल कहलाता है वह हमारा आपका सिप्सेला फल की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेढक में विदलन होता है? अंशभंजी, पूर्णभंजी, हैप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे या उपरोक्त सभी की बात करेंगे? तो मेढक में जो विदलन होता है दोस्तों, जी हाँ, मेढक में जो आपका विदलन होता है वह आपके पूर्णभंजी की बात करेंगे, होलोब्लास्टिक की बात करेंगे। पूर्णभंजी विदलन में संपूर्ण विदलन होता है। यह भ्रूण कोशिका विभाजन का मुख्य तरीका है जिसमें विभाजन के दौरान साइटोकाइनेसिस कोशिका को पूर्णतः पृथक कर देता है और इस प्रकार का विभाजन पीतक के मध्यम मात्रा वाले अर्थात महपीतकी अथवा कम मात्रा वाले अर्थात समपीतकी छोटे अंडों में पाया जाता है, जैसे उभयचर, स्तनधारी,
अकशेर की बात करेंगे। ये अंडे पूर्णभंजी विदलन का उदाहरण कहलाते हैं। क्रेंज शारीरिक अभिलक्षण क्या होता है? जलोदबिद्धि, मरोदबिद्धि, C3 पादपों का या C4 पादपों का? देखिए दोस्तों, क्रेंज शारीरिक जो अभिलक्षण कहलाता है वह आपके C4 पादपों का होता है। C4 पौधों में संवहन पुल के चारों ओर पेलिसेड मीजोफिल कोशिका की एक वृत्त में व्यवस्था क्रेंज शरीर की कहलाती है। तो C4 पादपों की बात करेंगे। मशरूम ग्रंथि एक भाग है काकरोच के नर जनन तंत्र का, काकरोच के मादा जनन तंत्र का, मेढक के नर जनन तंत्र का या मेढक के मादा जनन तंत्र का। तो मशरूम ग्रंथि जो एक भाग कहलाती है वह आपके दोस्तों काकरोच के नर जनन तंत्र का कहलाता है। काकरोच के नर जनन तंत्र में छत्रक ग्रंथि दो प्रकार की नलिकाओं से बनी होती है। पहली होती लंबी पतली बेलनाकार नलिकाएं जिन्हें यूट्रिकुली मेजोरिस या परिधीय नलिकाएं कहते हैं। दूसरी होती छोटी नलिकाएं अर्थात जिसे हम यूट्रिकुली ब्रीविओरिस जो भीतर की ओर होती है तथा ग्रंथि के मुख्य भाग का निर्माण करती है। तो आपने जान लिया दो प्रकार के होती है काकरोच के नर जनन तंत्र के छत्रक ग्रंथि, एक लंबी पतली बेलनाकार नलिकाएं, दूसरी होती छोटी नलिकाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोलचिसीन तुर्क निर्माण को रोक देता है तथा यह कोलचिकाम से प्राप्त होता है जो कि सदस्य है सोलनेसी कुल का, पिएसी कुल का, लिलिएसी कुल का या मालवेसी कुल का। देखिए जो आपका कोलचिसीन तुर्क निर्माण को रोकता है कोलचिकम से प्राप्त होता है जो कि सदस्य कहलाता है वह आपका लिलिएसी कुल का सदस्य कहलाता है। कोलचिकम प्लूटियम और कोलचिकम ऑटमेनल में कोलचिकम नामक एक एल्काइड प्राप्त होता है जो कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क निर्माण को रोककर बहुगुणता को प्रेरित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लेमिनेरिया जिससे एल्चिनिक अम्ल प्राप्त होता है संबंधित है क्लोरोफाइसी से, फियोफाइसी से, आपके रोडोफाइसी से या साइनोफाइसी से संबंधित है। तो लेमिनेरिया जिससे एल्जीनिक अम्ल प्राप्त होता है या किससे संबंधित है? तो यह आपके फियोफाइसी से संबंधित हो जाता है। जैसे अनेक भूरे जो शैवाल होते हैं फ्यूकस, लेमिनेरिया, एलेरिया, माइकोसिस्टम, एस्कोफिलास, डर्विलिया ये प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है, उभयचरों का प्रभाव युग कहलाता है पी कैम्ब्रियन युग, पर्मियन युग, कैम्ब्रियन या कार्बोनीफेरस युग की बात करेंगे। तो उभयचरों का प्रभाव जो युग कहलाता है दोस्तों वह कौन सा युग कहलाता है? वह कार्बोनीफेरस युग कहलाता है। कार्बोनीफेरस युग जो होता है आपके 363 से 290 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करेंगे। सैलामेंडर को प्रकार के उभयचर जंतु उत्पन्न हुए हैं। इस युग में बड़े उभयचर जंतु पृथ्वी पर घूमने लगे। स्वच्छ जलीय मछलियां एवं शार्क इत्यादि भी प्रचुर संख्या में थी। इस युग में अंत में ही भूमि पर प्रथम सरीसृप उत्पन्न हुए थे। कोशिका श्वसन में संयोजी जो एंजाइम होते हैं वे कौन से होते हैं? सिटेट सिंथेटिस की बात करेंगे, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस की बात करेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस की बात करेंगे, सक्सिनिल थाइकोकाइनेस की बात करेंगे। तो कोशिकीय श्वसन में जो संयोजी एंजाइम होता है दोस्तों वह आपका पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस की बात करेंगे। यह एंजाइम पायरूवेट हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स सल्फर युक्त COA तथा NAD+ की उपस्थिति में पायरूवेट का ऑक्सीकारक डिकार्बोक्सिलेशन अथवा ऑक्सीकरण तथा डिकार्बोलेशन इससे 2 कार्बन युक्त सक्रिय एसिटिल समूह उत्पन्न होता है। एसिटिल की बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटेल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, फ्यूनेरिया के बीजाणुभिद का विकास प्रारंभ होता है पुंधानी में, संपुट में, प्रोटोनीमा में या स्त्रीधानी में होता है। तो फ्यूनेरिया के बीजाणुभिद का विकास जो प्रारंभ होता है वह किससे होता है? वह आपके स्त्रीधानी में होता है। जी हाँ, क्योंकि पुंधाणु स्त्रीधानी में स्थित अंडे से संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जो विभाजित होकर बीजाणुभिद के रूप में विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? सी, Zn, Ca, Mg। कार्बन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है पौधे में? सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे में जो कार्बन होता है CHO, ये बृहत पोषक तत्व है जो पौधे के शुष्क भाग में लगभग आपके 96% भाग का निर्माण करते हैं और इन्हीं से शरीर में बृहत अणु निर्मित होते हैं। हम बात करेंगे कार्बन की। और अगला प्रश्न है आपका जो मॉक क्वेश्चन रहेगा, कवकों में संचित जो भोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है या ये सभी होते हैं? ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथ ही साथ 20 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया इस पार्ट में सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके शाम को 7 PM पे। मत भूलिएगा, बाल विकास की लाइव क्लास चल रही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी पाठचर्या का पार्ट शुरू हो चुका है, तो सभी 7 PM में बाल विकास की क्लास लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।